दोस्त के घर की किचन में अपना बैग मिला जो पूरी तरह गीला था। उसने तुरंत क्रॉनिकल किताब बाहर निकाली तो साथ में उसे खिला हुआ फूल भी मिला। वो समझ गई कि इसमें से निकला हुआ बिच्छू जरूर यहाँ पर मौजूद लोगों पर हमला करने वाला है। अब उसने नमक का डिब्बा उठाया और बिच्छू को रोकने निकल पड़ी। इधर दूसरी दुनिया में मार्क को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी और उसने उठकर देखा कि ये उसके पिता थे। वो मार्क पर अपनी मौत का इल्जाम लगाने लगे। मेमो ने उसे समझाने की कोशिश की पर तब मार्क को लगा कि कोई उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है। इधर डॉक्टर पीटर्स भी बेकी का पीछा करते हुए उसी पार्टी में पहुंचे जहां एक लड़की पर उस बिच्छू ने हमला कर दिया था। बेकी उसकी मदद के लिए दौड़ी पर तभी उसके पिता ने उसके सामने आकर उसे अपने वश में कर लिया और उसे चुपचाप घर वापस जाने का हुक्म दिया। इस वक्त पेट्रा और डिटेक्टिव भी इस पार्टी में मौजूद थे और अचानक उन्होंने बच्चों को हवा में उछलते देखा और जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें भी आने लगी। कुछ ही पलों में हॉल खाली हो गया और तब उन्होंने देखा कि ये बिच्छू जैसा दिखने वाला बेहद खतरनाक जानवर था। डिटेक्टिव ने बंदूक निकालकर गोली चलाने की कोशिश की पर जानवर ने उस पर हमला कर दिया। उसी पल पेट्रा ने बंदूक चलाकर उसे मार डाला। तभी डॉक्टर पीटर्स अंदर आया और वो बिच्छू एक भालू में बदल गया। उधर ब्लैक टावर की दुनिया में मार्क की आंख एक बार फिर से मछलियों के कराहने से खुल गई और वो गुस्से में मीमो से बहसने लगा। तब मीमो ने कहा कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार मार्क खुद है। तब मार्क गुस्से से आग बबूला हो गया और वो मीमो को बेरहमी से पीटने लगा। इस वजह से ब्लैक टावर की दीवारें एक बार फिर से थरथराने लगी और फिर ग्रिफिन ने मार्क को पकड़ने के लिए शिकारी भेज दिए। उधर मीमो लकड़ी इकट्ठा करके झोंपड़ी के पास वापस लौटा तो उसने देखा कि मार्क एक और मीमो को पीट रहा था। जैसे ही मीमो ने उस दूसरे मीमो को छुआ तो अचानक वो गायब हो गया, लेकिन रेत में उसके पैरों के निशान बता रहे थे कि वो किस तरफ भाग रहा है। मीमो ने उसी दिशा में पीछे से एक लकड़ी फेंकी जो सीधा उस बहरूपिये को जा लगी और वो अपने असली रूप में आ गया। फिर उन दोनों ने मिलकर उसे एक जगह पर बांध दिया। जब मीमो और मार्क ने उसे आग लगाने की धमकी दी तो उस बहरूपिये ने बताया कि वो ग्रिफिन का एक जादूगर है और उसके पास लोगों को असलियत में वही दिखाने की ताकत है जो वो देखना चाहते हैं। उसने ये सब ग्रिफिन के कहने पर किया था। तभी अचानक उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई थी। उधर धरती पर शहर के लोगों को पार्टी में हुए हादसे के बारे में पता चला, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि सर्कस का भालू पिंजरे से बाहर आया कैसे। लेकिन सच तो डिटेक्टिव और पेट्रा ही जानते थे कि असल हमला तो एक बिच्छू ने किया था। अब डिटेक्टिव ने पेट्रा को अकेले में ले जाकर बताया कि जब उसका पति आग में झुलसकर मर गया था तो उन्हें उसके शरीर का कोई नामो निशान नहीं मिला। उस वक्त भी असली मुजरिम डिटेक्टिव के सामने आया था और वो कोई आम इंसान नहीं था और आज फिर से उस अजीबोगरीब बिच्छू ने हमला किया था। डिटेक्टिव ने कहा कि असली सच की तह तक जाने के लिए उन्हें उस किताब को ढूंढना होगा। उधर मार्क और मेमो कैदियों के कारवां का पीछा करते हुए उस माइन तक आ पहुँचे जहाँ सभी कैदी मजदूरी करते थे। तभी हॉर्न कमांडर ने माइन में आकर खबर दी कि उनका मिशन नाकामयाब रहा तो उसे माइन में टार भरने का हुक्म दे दिया गया। इधर मार्क ने कैदियों में से थॉमस को ढूंढने के लिए गाने चलाए और गाना सुनते ही थॉमस ने हाथ उठा लिया, लेकिन उसी वक्त सींग वाले सिपाही उसे उठाकर गहरी माइन में ले गए। अब मार्क ने मीमो से कहा कि उन्हें रात होने का इंतजार करना चाहिए। रात होने पर उन दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और जब मीमो गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने में लगा हुआ था तो मार्क टेलीपोर्ट हो गया। मार्क ने अपने भाई को ढूंढ निकाला, लेकिन तब उसे पता चला कि माइन में भरा हुआ टार उसकी टेलीपोर्टेशन को रोक रहा था। तब थॉमस ने उसे बताया कि ग्रिफिन का असली मकसद तो मार्क तक पहुंचना है और थॉमस को इसी काम के लिए इस्तेमाल किया गया था। दरअसल ग्रिफिन अब इंसानों की दुनिया तक पहुंचने के लिए मार्क की शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला था। उसी वक्त मीमो पोर्टल की तरफ भागने लगा और सींग वाले सिपाहियों की फौज को अपने पीछे लगवा लिया। वहीं दूसरी ओर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे कि ग्रिफिन का सामना कौन करेगा। तब मार्क अपनी शक्ति दिखाते हुए गुफा की दीवार में अपने पिता के उसी खास लॉकेट की ताकत से छेद कर देता है। दोनों भाई तो वहाँ से भाग निकले, लेकिन बेचारा मीमो गलत फंस गया। उन वहशी सिपाहियों का सामना करते हुए उसके हाथ की उंगलियां तक कट गई। उसी वक्त मार्क और थॉमस वहाँ पहुँचे और उन्होंने सिपाहियों को मारकर घायल मीमो को बचाया। उधर जब ग्रिफिन को उन तीनों के भागने का पता चला तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया और वो भी जल्द से जल्द उस पोर्टल तक पहुँचने की कोशिश में लग गया। लेकिन जैसे ही तीनों लड़के बिल्कुल पोर्टल के दरवाजे पर थे तो थॉमस ने अचानक मार्क से वो लॉकेट मांगा। जब मार्क ने इससे इनकार कर दिया तो थॉमस ने जबरदस्ती वो लॉकेट उससे छीन लिया। तभी ग्रिफिन भी उड़कर उनके पास आ पहुंचा। वहीं असल दुनिया में डिटेक्टिव और पेट्रा बेकी को उसके घर से बाहर ले जा रहे थे, जबकि डॉक्टर पीटर्स ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। उधर मार्क होश में आया और धुएं में थॉमस की आवाज सुनी।
उसने जल्दी से वो जादुई लॉकेट उठाया जो थॉमस ने फेंक दिया था और वो तुरंत समझ गया कि उसका भाई ग्रिफिन के कब्जे में है। इसी दौरान पेट्रा, डिटेक्टिव और बेकी पोर्टल खोलने की कोशिश करते हैं। ग्रिफिन मार्क को लड़ाई के लिए उकसाते हुए उसके अंदर के गुस्से को भड़काने लगता है, लेकिन मार्क ने अचानक अपने पिता की सलाह को याद करते हुए अपने आप को शांत किया और ग्रिफिन से लड़ने से इनकार कर दिया। जैसे ही पेट्रा ने वो पोर्टल खोला तो बेकी तुरंत मीमो को अपने साथ बाहर ले आई। जैसे ही मार्क ने ग्रिफिन को उसे गुस्से से देखते हुए पाया तो वो अपने लॉकेट से हमला करके उसे जख्मी कर देता है। अचानक हुए दर्द की वजह से ग्रिफिन ने थॉमस को नीचे गिरा दिया। दोनों भाई उसे घसीट कर पोर्टल तक लाए और फिर उसके चेहरे पर ही दरवाजा